हेलो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रीजनिंग के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रैंकिंग। ठीक है, जिसका नाम क्या है? रैंकिंग। बात करते हैं कि रैंकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। रैंकिंग को हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्या बोलते हैं? क्रम व्यवस्था। ओके, इंग्लिश में रैंकिंग और हिंदी में क्रम व्यवस्था। रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो उनका कंफ्यूजन दूर करता हूं। तो मुझे बताना यह है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाला चैप्टर कब पढ़ाओगे, ये वाला चैप्टर कब पढ़ाओगे। बच्चों, मैंने कुछ चैप्टर पहले से ही चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट पहले से ही अपलोड है। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कहां पर है, तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, आप जब भी मतलब हमारे चैनल पर जाते हो वैम्पायर स्टडी के ऊपर, आपने वैम्पायर स्टडी के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, तो जब आप वैम्पायर स्टडी के ऊपर क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन हो जाता है। एक पेज ओपन होगा, उस पेज में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट के ऊपर क्या करना है? क्लिक। जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको कौन कौन से चैप्टर प्लेलिस्ट में मौजूद है? एक तो क्लॉक मौजूद है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लॉक का A to Z पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। क्लॉक का, डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो क्लॉक, डाइस, कैलेंडर का भी पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। किसका? कैलेंडर का। तो ये चैप्टर क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज आया कह रहे सर ये वाला चैप्टर कब पढ़ाओगे, मैं उसको पहले ही पढ़ा चुका हूं, वो पहले ही उसका सारा कॉन्सेप्ट अपलोडेड है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आज नाम बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर अपलोड है। तो क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोलिज्म हो गया। सिलोलिज्म भी आपका अपलोडेड है पूरा चैप्टर। ठीक है, क्लॉक, डाइस, कैलेंडर, सिलोलिज्म, आपका एज पूरा अपलोड है। आपका वेन डायग्राम भी अपलोड है। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम भी पूरी तरह से अपलोड है। एनालॉजी अपलोड है। एनालॉजी, एनालॉजी जो हर एग्जाम में आता है, एनालॉजी। ऑड वन आउट भी अपलोड है। ऑड वन आउट, ठीक है, ये एनालॉजी, ऑड वन आउट हर एग्जाम में आते हैं। ये दो चैप्टर तो आपके हर एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो क्लॉक हो गया, डाइज हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोलिज्म हो गया, एज हो गया, वेन डायग्राम, एनालॉजी, ऑड वन आउट। तो ये मेरे 8 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं टोटल? 8। तो ये 8 चैप्टर मेरे इस चैनल के ऊपर, वैम्पायर स्टडी चैनल के ऊपर पहले से अपलोडेड है। आपको बस किसके अंदर जाना है? प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और सर्च करना है। प्लेलिस्ट में नॉर्मली चेक करना, तो कहीं आपको क्लॉक लिखा मिलेगा, तो क्लॉक पर क्लिक करोगे तो क्लॉक की सारी वीडियो आपको नजर आ जाएंगी। उसी प्रकार डाइस पर क्लिक करोगे तो डाइस की नजर आ जाएंगी। समझ गए? आज जो मैं चैप्टर बना रहा हूं वो क्या है? रैंकिंग। अब मैं 1 या 2 दिन के अंदर इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा रैंकिंग की, तो उसके अंदर आपको रैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। तो ध्यान रखना ये चैप्टर अपलोडेड है, तो आपको अगर इनमें से कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं रैंकिंग के बारे में। अब रैंकिंग में बच्चों 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मैं रैंकिंग में बात करता हूं तो रैंकिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं हमारे रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस। अगर मैं एसएससी के एग्जाम की बात करूं तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। किसके? एसएससी हुआ, एचएसएससी हुआ, तो एसएससी के एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वाले क्वेश्चन आते हैं, रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा एक टाइप। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है हमारा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से होते हैं? कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन या होते हैं हमारे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे एक और आ जाते हैं कभी कभार, ये आपके यहां ज्यादा नहीं आते, जिनको हम बोल देते हैं ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर सीक्वेंस। जो ऑर्डर सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ फ्लोर वाले क्वेश्चंस होते हैं। कौन से होते हैं? फ्लोर वाले, कि मान लो 6 दोस्त हैं, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, तो उनके बारे में आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देगा और फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ नहीं बैठा, मतलब कौन किस मंजिल पर रहता है, कौन किस मंजिल पर नहीं रहता। तो ध्यान रखना, पहले हम पढ़ेंगे रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन और फिर ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक है, तो 3 टाइप हैं। तो देखो, हो सकता है एक वीडियो में ये हो या 2 वीडियो में हमारा कौन सा आ जाएगा, रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन। वो तो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, तो जितना डाटा आ जाएगा एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या स्टार्ट करेंगे? रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस। वैसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी है और ऑर्डर सीक्वेंस भी है। तो ध्यान रखना, रैंकिंग में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं? 3 टाइप के। तो आज जो मैं आपके सामने बात करूंगा वो किसके बारे में बात करूंगा?
रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अब बात करते हैं रैंक एंड रोज बेस्ड में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस, रोज बेस्ड क्वेश्चंस। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये आता है, टोटल स्टूडेंट इन अ रो, टोटल स्टूडेंट इन ए रो। कोई रो होगी, मान लेते ये रो है, तो जानकारी देगा राम इतनी पोजीशन पे बैठा है लेफ्ट से, श्याम इतनी पोजीशन पे बैठा है राइट से, फिर पूछेगा टोटल स्टूडेंट इन अ रो। तो ध्यान रखना, रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही आता है, टोटल स्टूडेंट इन अ रो बताओ। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी व्यक्ति हो उसकी पोजीशन के बारे में पूछता है कि पोजीशन, फाइंड आउट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। तो या तो पोजीशन के बारे में पूछेगा, पोजीशन कहां से पूछेगा, या तो लेफ्ट से पूछेगा या राइट से पूछेगा। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि राम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, कपिल की पोजीशन राइट से कितनी है, राधा की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, तो पोजीशन पूछता है या तो लेफ्ट से या राइट से। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या होते हैं जिनमें आपको ये बताया जाता है कि पूछा जाता है राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो जो हमारे तीसरे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। तो अब कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, राम श्याम, मोहन सोहन, राधा कपिल, कोई भी हो सकता है। तो जैसे कहेगा, मान लो ये दो पर्सन है कि मोहित और सुनील के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, क्या पूछेगा, मोहित और सुनील के बीच में कितने बच्चे हैं। एक टाइप और हम पढ़ेंगे रैंक एंड रोज में, ठीक है, ये अलग से पढ़ाना नहीं है, 4 टाइप के क्वेश्चन। ये क्या होता है, इन्हीं कॉन्सेप्ट में थोड़ा लॉजिकल बातें और इंक्लूड कर देता है। क्या इंक्लूड कर देता है, थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग। तो ध्यान रखना, एक टाइप के क्वेश्चन और हो जाते हैं जिसमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना है। कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे, जो हम ये सीखेंगे यही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन उसमें क्या ऐड हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग, THI थिंकिंग, ठीक है। क्या ऐड हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट तो यही 3 क्वेश्चन का है, या तो टोटल पूछता है, या पोजीशन पूछेगा लेफ्ट राइट से, या पूछेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। चौथे क्वेश्चन क्या होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में जो अभी तक हमने 1 2 3 देखे, इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिकल बातों को ऐड कर देता है। तो ये टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टार्टिंग के 2, टोटल स्टूडेंट इन अ रो के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल पे क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है, और दूसरा पढ़ेंगे पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और राइट के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, टोटल स्टूडेंट इन अ रो और पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, इन अ रो, इन अ रो the position of Ram is 11th from the left, 11th from the left, and the position of Ram is 11th from the left and 15th from the right, and 15th from the right. Find out total student in a row, find out total student in a row। अब मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगा। क्या पूछा, फाइंड आउट टोटल स्टूडेंट इन अ रो। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा, इन अ रो, तो या तो यहां पे रो देता है या कॉलम देता है, या तो रो देगा या कॉलम देगा, ये बात ध्यान रखना, या तो रो के बारे में बोलेगा या बोलेगा कॉलम के बारे में। तो जैसे हमसे कहा इन अ रो, ठीक है। अब एक रो में, तो मैंने रो बना ली, ऐसे करके बना ली रो। रो में ये हमेशा कौन सा एंड होता है, लेफ्ट एंड होता है। ये वाला एंड कौन सा होता है, लेफ्ट एंड, और ये वाला कौन सा एंड होता है, राइट एंड, ठीक है। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड और ये होता है हमारा राइट हैंड, ये हमेशा याद रखना। अब इन्होंने कहा द पोजीशन ऑफ राम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, 11th कहां से, लेफ्ट से। अब इस पूरी रो में राम कहीं भी हो सकता है, इस पूरी रो में राम कहीं भी हो सकता है। तो मैं एज्यूम करूंगा, मैं सपोज कर लूंगा कि यहां पे राम है। ये कौन है, राम। तो ध्यान रखना, इस पूरी रो में राम कहीं भी बैठा हो सकता है। तो मैंने
सपोज कर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, मान लिया कि ये राम है, यहां पे बैठा है, तो राम की पोजीशन 11th कहां से दी है, लेफ्ट से, तो राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, 11 है। फिर इन्होंने कहा 15th फ्रॉम द राइट, और 15th कहां से है, राइट से है, तो राइट से कितनी है, 15। ये मुझे क्वेश्चन में दिया है। अब मुझसे क्या पूछा है, टोटल, मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, टोटल स्टूडेंट इन अ रो। तो अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनको ध्यान से समझना। मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूं, उस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना। मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूं, पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। जब भी आपको जब भी आपको सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन, जब भी आपको सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन, सिंगल पर्सन की जानकारी, इंफॉर्मेशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो जाए, दोनों एंड से हो जाए, दोनों साइड कह लो, दोनों साइड से, या हम कह सकते हैं दोनों एंड, मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, एंड भी बोल सकते हो, दोनों साइड से हो जाए तो हम टोटल फाइंड कर सकते हैं, तो हम टोटल फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या लाइन लिखाई है, ये पॉइंट है, इसको आप इस चैप्टर के एंड तक याद रखना, ठीक है। आपको ये पॉइंट जगह जगह काम आएगा, जगह जगह काम आएगा। और एक बात ध्यान से सुन लेना, अभी आपको हो सकता है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ देर बाद एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसका आंसर 90% बच्चे गलत देते हैं, जिसका आंसर 90% बच्चे क्या देते हैं, गलत देते हैं। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अभी मैं 5 मिनट बाद वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 90% बच्चे क्या आंसर देते हैं, गलत देते हैं। तो अभी पहले देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम सीख रहे होते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं, पहले हमें बेसिक बातें सीखनी होती है, सीधे टफ बातें नहीं बताई जाती, सीधे एक्सेप्शंस नहीं बताए जाते, पहले आपको बेसिक डाटा समझाया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। तो मैंने कहा इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट एंड तक काम आएगा, कि जब भी आपको सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन, जानकारी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो जाए, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल फाइंड कर सकते हैं। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखना, टोटल फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब आपको सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो जाए, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। या कभी भी आपको सिंगल पर्सन के ऊपर वर्क करना हो, सिंगल पर्सन के ऊपर क्या करना हो, कार्य करना हो, वर्क ऑन सिंगल पर्सन, तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने क्या कहा, मैं सेकंड पॉइंट लिखा रहा हूं, जब भी आपको सिंगल पर्सन के ऊपर वर्क करना हो, सिंगल पर्सन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, या मैं कह सकता हूं वर्क करना हो, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो मैंने अभी तक आपको 2 बातें समझाई हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में समझाई, कोई किताबी भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, एक लोकल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। पहले क्या पॉइंट समझाया, जब भी आपको सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन लेफ्ट राइट दोनों साइड से हो जाए, तो आप टोटल फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। या जब भी आपको सिंगल पर्सन के ऊपर वर्क करना हो, कितने पर्सन के ऊपर, सिंगल पर्सन के ऊपर वर्क करना हो, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। समझ गए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो सिंपल में लिख देता हूं, लेफ्ट प्लस राइट, शॉर्ट में लिख सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हो, यहां पे एक सिंगल पर्सन है राम, एक सिंगल पर्सन है राम, राम की जानकारी मुझको लेफ्ट से भी हो गई और राम की जानकारी मुझको राइट से भी हो गई, देख रहे हो। तो राम की जानकारी दोनों साइड से हो गई, राम की जानकारी दोनों साइड से हो गई। तो मैं अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, टोटल ही तो पूछा है, तो मैं टोटल निकाल सकता हूं, क्योंकि राम एक सिंगल पर्सन है, राम कैसा पर्सन है, सिंगल पर्सन है, और राम की जानकारी लेफ्ट से भी हो गई और राइट से भी हो गई। तो मैं फॉर्मूला ये क्या यूज करूंगा, लेफ्ट प्लस राइट
-1 इक्वल टू टोटल यूज कर लूंगा। लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। अब लेफ्ट से कितना आया 11 प्लस राइट से कितना है 15 -1 तो मैं कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 25। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 25। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये पूछ लेते हैं सर इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में -1 क्यों किया। तो ध्यान रखना, मैंने राम को लेफ्ट से भी काउंट किया है और मैंने राम को राइट से भी काउंट किया। क्या कहा मैंने राम को लेफ्ट से भी काउंट किया है और मैंने राम को राइट से भी काउंट किया है। तो राम को मैंने कितनी बार काउंट कर लिया 2 बार। लेफ्ट से भी काउंट किया राम को और राइट से भी काउंट किया राम को। तो राम कितनी बार काउंट हो गया है 2 बार। इसलिए इस फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं -1। लेफ्ट प्लस राइट -1। समझ गए -1 क्यों करते हैं? क्योंकि राम को मैंने वो सिंगल पर्सन जो है, जिस सिंगल पर्सन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं या जिस सिंगल पर्सन की मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसको मैंने कितनी बार काउंट कर रखा है 2 बार। इसलिए मैं क्या करता हूं फॉर्मूले में -1 करता हूं। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो यहां पे कितना आ गया आपका 25 आंसर आ गया। अब ये हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। पर इन दोनों बातों को ये हमेशा ध्यान रखना जो मैंने बताया कि जब भी सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन दोनों साइड से हो जाए तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। या जब भी हमको सिंगल पर्सन के ऊपर वर्क करना हो तो भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो हमारा आंसर क्या आया 25। टोटल स्टूडेंट इन रो क्या हो गए 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया इन अ रो, एक पंक्ति में इन अ रो द पोजीशन ऑफ कपिल इज 13 from the right and there are 25 student in a row. Find out position of Ram, find out position of Kapil. Find out position of Kapil from left hand. ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया। अब मैं फिर से इस क्वेश्चन को देखूं। मुझसे कहा था पोजीशन ऑफ कपिल इज 13th फ्रॉम द राइट। अब मान लेते हैं ये एक रो है, सपोज के लिए ये रो, इसमें मान लो ये कपिल है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। मैंने सपोज कर लिया ये कौन है मेरा कपिल है। कौन है कपिल। कपिल की पोजीशन मुझको कहां से मिली है 13th फ्रॉम राइट। तो राइट से कितनी है 13th है 13th। फिर कहा एंड देयर आर 25 स्टूडेंट इन अ रो। रो में टोटल कितने बच्चे हैं 25। तो रो में टोटल कितने बच्चे हैं 25। पता चल गया मेरे को, ये तो कपिल है, ध्यान रखना। रो में टोटल कितने बच्चे हैं 25। अब कहा है कि फाइंड आउट पोजीशन ऑफ कपिल फ्रॉम लेफ्ट। अब जो मुझे कपिल की पोजीशन फाइंड करनी है वो कहां से फाइंड करनी है लेफ्ट से मुझको फाइंड करनी है। कपिल की पोजीशन कहां से फाइंड करनी है लेफ्ट से फाइंड करनी है। तो देखो ये मिल गया क्वेश्चन की जानकारी। अब आप देख सकते हो इस पूरे क्वेश्चन में मुझे वर्क कितने पर्सन के ऊपर करना है, एक पर्सन। कौन है वो कपिल। मुझे वर्क करना है कपिल के ऊपर, मतलब सिंगल पर्सन के ऊपर वर्क करना है। सिंगल पर्सन के लिए मुझे वर्क करना है, सिंगल पर्सन के लिए क्या करना है वर्क करना है। ठीक है, तो मेरे को वर्क केवल किसके ऊपर करना है कपिल के ऊपर, वो सिंगल पर्सन है। तो सिंगल पर्सन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। अब लेफ्ट से तो मुझको पता ही नहीं, लेफ्ट से तो पूछा है तो लेफ्ट की जगह लेफ्ट लिख दिया। राइट से कपिल की जानकारी कितनी है 13 -1 टोटल कितने बच्चे दिए हैं 25। बस सॉल्व कर लो। तो लेफ्ट 13 में से गया 12 इक्वल टू 25। तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 25 - 12। कितना आ जाएगा लेफ्ट से 25 - 12 हो जाएगा। तो कितना आया सॉल्व करके 25 - 12 25 - 12। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कितना आया। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख दूंगा मैं। तो यहां पे आएगा 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो कितने आ गए 13। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारी पोजीशन आई किसकी कपिल की लेफ्ट से कितनी आ गई 13 आई। ओके, तो समझ गए होगे।
तो ध्यान रखना, जब भी मुझे सिंगल पर्सन के ऊपर काम करना हो तो मेरा फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। क्लियर है बात। अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं हल्का सा चेंज कर दूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर लूं, द पोजीशन ऑफ सोनू, द पोजीशन ऑफ सोनू इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 11th from the left, and there are 21 student in a row. Find out the position of Sonu from right. Find out the position of Sonu from right. मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से सॉल्व कर देता हूं। अब देखो फिर से सॉल्व करते हैं। हमें एक रो दी है, एक रो है, इसमें लेफ्ट और ये राइट। अब कोई बंदा है सोनू, कौन है, सोनू। अब मैं सोनू को सपोज कर लूंगा कहीं भी, मान लो ये सोनू है, ये कौन है, सोनू है। अब सोनू की पोजीशन इस बार आपको 11th दी है, कहां से दी है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से कितनी दी है, 11th दी है, 11। अब टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, 21 स्टूडेंट इन अ रो। टोटल कितने दिए हैं आपको, 21। आपसे कहा है कि फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सोनू फ्रॉम राइट। इस बार सोनू की पोजीशन कहां से निकालनी है, राइट से निकालनी है। तो फिर से मुझे सिंगल पर्सन के ऊपर ही काम करना है। कैसे पर्सन के ऊपर काम करना है, सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन है सोनू, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। तो अब लेफ्ट से कितनी है, सोनू की पोजीशन 11, प्लस राइट से तो फाइंड करनी है, राइट माइनस 1, टोटल कितना दिया है, 21। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 में से जब 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 प्लस राइट इक्वल टू 21। तो राइट से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 21 माइनस 10। तो इसका मतलब राइट से उसकी पोजीशन कितनी आ गई, 21 माइनस 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11। तो राइट से उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 11। क्लियर है, समझ गए। तो अब यहां पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब भी आपको सिंगल पर्सन के ऊपर काम करना हो तो आपका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जब भी आपको सिंगल पर्सन के ऊपर काम करना हो तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, चाहे सिंगल पर्सन से रिलेटेड टोटल पूछा हो या सिंगल पर्सन की पोजीशन लेफ्ट या राइट से पूछी हो, आपका फॉर्मूला यही सेम रहता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो किसके ऊपर थे, सिंगल पर्सन के ऊपर। और ध्यान रखना, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि जब भी सिंगल पर्सन के ऊपर काम करना हो तो फॉर्मूला रहता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अब इसको याद रखना, ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। अब बात करेंगे टू पर्सन के बारे में। अभी जब दो लोगों की जानकारी दी होती है, अभी केवल मैं किसकी बात कर रहा था, सिंगल पर्सन सिंगल पर्सन सिंगल पर्सन। अब बात करेंगे टू और मोर देन टू पर्सन के बारे में। ठीक है, टू और मोर देन टू पर्सन के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इस बार आपको क्वेश्चन दिया, इन अ रो द पोजीशन ऑफ राम, चलो नाम चेंज कर लेते हैं इस बार, द पोजीशन ऑफ रवि, द पोजीशन ऑफ रवि इज 12th from the left, 12th from the left, and the position of Mohit is, and the position of Mohit is 15th from the right, 15th from the right, 15th from the right, and there are three person between, and there are 3 person between रवि एंड मोहित। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली बात बताने जा रहा हूं थोड़ी देर में, रवि एंड मोहित। देयर आर 3 person between रवि एंड मोहित। फाइंड आउट टोटल स्टूडेंट इन अ रो, फाइंड आउट टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पर्सन, कुछ भी लिख सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स या पर्सन लिख लो, पर्सन इन अ रो। ठीक है, फाइंड आउट टोटल स्टूडेंट इन अ रो, ये क्वेश्चन है। अब देखो एक रो है, एक रो है इन अ रो, ये रो हो गई। ठीक है, अब रो हो गई।
अब अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो ऑप्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इनका जो आंसर होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑप्शन के ऊपर बेस्ड होता है। अब ये मैंने क्या बोला इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने कहा जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनका मैंने कहा जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो इनका आंसर होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑप्शन के ऊपर भी बेस्ड होता है। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसको भी मैं क्लियर भी करूंगा, ठीक है। देखते चलना। अब देखो मुझसे कहा इन अ रो द पोजीशन ऑफ रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। मान लेते हैं ये रवि बैठा है, ये कौन बैठा है, रवि, ठीक है। माना ये मैंने, मुझे पता नहीं है रवि यहां बैठा है नहीं बैठा, ये मैंने सपोज किया है कि यहां रवि बैठा है। दूसरा व्यक्ति कौन दिया है, मोहित। मान लेते हैं ये मोहित बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, मोहित, ठीक है। अब मुझसे कहा है द पोजीशन ऑफ रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 12। एंड द पोजीशन ऑफ मोहित इज 15th फ्रॉम द राइट, इज 15th फ्रॉम द राइट। राइट से मोहित की पोजीशन कितनी है, 15th। हो गया। अब ये बैठ गए, लेकिन एक बात ध्यान से समझना, ये मैंने बैठा दिया, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि रवि यही होगा या मोहित यही होगा, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मैंने सपोज किया है कि ये रवि है और ये मोहित है। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपको दिखा देता हूं, क्या ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि ये दो व्यक्ति हैं, ये वाला रवि हो और ये वाला क्या हो, मोहित हो, ठीक है। ये रवि हो और ये क्या हो, मोहित हो, ये भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ध्यान रखना, अगर मैं ये केस लेके चलता हूं तो यहां पे रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 12, और जी मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 15। ऐसे भी तो बैठा सकता हूं, बिल्कुल संभव है ना ऐसे, ठीक है। तो अब मैं दो तरीके से बैठा सकता हूं, ऐसे भी बैठा सकता हूं और ऐसे भी। अब बच्चे का क्वेश्चन आएगा, सर एग्जाम में फिर बैठाना कैसे है, बच्चा सबसे पहले क्या पूछेगा, तो सर एग्जाम में बैठाना कैसे है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में टोटल पूछा है, क्या पूछा है, केवल टोटल। इस क्वेश्चन में आपसे केवल एक ही चीज पूछी गई है, टोटल, ठीक है। अब तीन तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो आपसे टोटल पूछता है एग्जाम में, या पूछेगा टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो। क्या पूछेगा, टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट, टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट इन अ रो। या आपसे ये पूछेगा टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो, या आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहां पे, वो पूछेगा टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, टोटल मिनिमम स्टूडेंट्स इन अ रो, ठीक है। या ये बात पूछेगा। तो अब देखो, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा सिंपल सा टोटल बताओ, क्या पूछेगा, सिंपल सा टोटल स्टूडेंट इन अ रो, या पूछेगा टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो, या पूछता है टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, ठीक है। अगर वो पूछता है टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं कब कौन सा डायग्राम लेके चलना है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछे टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो, तो आप केवल यही वाला केस लेके चलोगे, क्योंकि ये वाला केस किसका होता है, टोटल मैक्सिमम के लिए होता है। किसके लिए केस होता है, ये टोटल मैक्सिमम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, क्या पूछा जाए, टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, तो ध्यान रखना ये वाला जो केस होता है वो किसका होता है, टोटल मिनिमम का केस होता है, टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाला केस जब आप इस तरीके से बैठाओगे रवि और मोहित को, ये किसके लिए होता है, टोटल मैक्सिमम। जब आप ओवरलैप करके बैठाओगे, इसमें मैंने कैसे बैठाया है, एक दूसरे को ओवरलैप करके, या मैं कह सकता हूं एक दूसरे को क्रॉस करके बैठाया है। समझ रहे हो मेरी बातों को, जब एक दूसरे को ओवरलैप कह दो या कह दो एक दूसरे को क्रॉस करके बैठाया है, तो इससे क्या निकलता है, टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, ठीक है। अब लेकिन जब टोटल पूछा हो तो क्या करें, तो ध्यान रखना जब आपसे सिर्फ एग्जाम में टोटल पूछेगा तो आपको हमेशा दोनों आंसर निकालने होंगे, टोटल मैक्सिमम भी फाइंड करना होगा, ठीक है, और टोटल मिनिमम भी फाइंड करना होगा। लेकिन अब हम बात करें तो सर पहले कौन सा फाइंड करें, तो पहली अहमियत जो रहती है वो नंबर 1 पे किसकी रहती है, टोटल मैक्सिमम की, और नंबर 2 पे किसकी रहती है, टोटल मिनिमम की। क्लियर है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब एग्जाम में आपसे क्या पूछा हो,
टोटल, केवल क्या पूछा हो, टोटल। तो आपको दोनों आंसर निकालने होते हैं, टोटल मैक्सिमम भी और टोटल मिनिमम भी, ठीक है। और पहली अहमियत किसकी रहती है, मैक्सिमम। पहले आप हमेशा कौन सा निकालोगे, मैक्सिमम, देन क्या निकालोगे, मिनिमम, ठीक है। तो ये वाला जो टोटल वाला क्वेश्चन है ये पूरी तरह डिपेंड होता है कि ऑप्शन में क्या मौजूद है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं ये लैंग्वेज तो मिटा देता हूं क्योंकि लैंग्वेज तो मैंने यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर ही दी है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो जी, अब मुझे यहां पे इस क्वेश्चन में मत दिया है क्या फाइंड करना है, मुझसे केवल टोटल पूछा है। इस क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है, टोटल। तो मुझे दोनों फाइंड करने हैं, टोटल मैक्सिमम भी टोटल मिनिमम भी। तो मैक्सिमम का केस बड़ा इजी। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं रिप्रेजेंट करी कि रवि और मोहित के बीच में कितने बच्चे थे, 3, 1 2 3। ये क्वेश्चन में दिया था रवि और मोहित के बीच में कितने बच्चे थे, 3। मैं अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि रवि और मोहित के बीच में कितने बच्चे थे, 3। ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। रवि और मोहित के बीच में कितने बच्चे हैं, 3, 1 2 3, ठीक है जी। फुदक रहे हैं बीच में बच्चे, देख लो। अब देखो इस वाले केस में फाइंड करना बड़ा आसान है। टोटल कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं, 12। यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं, 12। और यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं, 15, ठीक है। यहां से यहां तक 12 और यहां से यहां तक 15। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 12 और 15 कितना आ जाता है, 12 और 15 आ जाएगा 27। कितना आ गया, 27। लेकिन बीच में कितने बच्चे और हैं, बीच में 3 बच्चे और हैं। तो इन 3 को और ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 30। यही क्या हो गया मेरा आंसर। तो ये वाला केस तो बड़ा सिंपल है। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं, 12। यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं, 15। तो 12 और 15 हो गया 27 हो गया। बीच में 3 बच्चे और हैं तो ये 3 और ऐड कर दिए तो 27 और 3 टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में केवल टोटल पूछा था तो अब मुझे टोटल मिनिमम भी फाइंड करना है। अब मैं टोटल मिनिमम फाइंड करूंगा। टोटल मिनिमम फाइंड करने का तरीके 2 हैं। टोटल मिनिमम फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक है बेसिक मेथड और एक है जुगाड़। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड समझाऊंगा, देन मैं आपको जुगाड़ भी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज नोट करो, पहले मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। यहां लेफ्ट हैंड साइड से देखूं, लेफ्ट से, कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट से रवि की पोजीशन कितनी है, 12। दिखाई दे रही है साफ साफ। लेफ्ट से रवि की पोजीशन कितनी है, 12। तो अगर मैं लेफ्ट से ही रवि से पहले वाले व्यक्ति की बात करूं, रवि से पहले वाले की व्यक्ति की, ये तो रवि की पोजीशन है 12। अब मैं कह रहा हूं रवि से पहले वाला व्यक्ति, तो रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 12। तो रवि से पहले वाले की लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 11। समझ रहे होगे ये बात, कितनी हो जाएगी, 11। अगर मैं बात करूं इससे भी पहले वाले व्यक्ति की, इसकी बात करूं तो अब इसकी कितनी हो जाएगी, 10। इस वाले की कितनी हो जाएगी, लेफ्ट से 9 हो जाएगी, 9। तो अब मोहित की लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, मोहित की लेफ्ट से हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी, 8। समझ गए इस बात को। मैं फिर से रिपीट करूंगा, रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 12 है। तो रवि से जो पहले वाला व्यक्ति है उसकी लेफ्ट से पोजीशन 11 हो जाएगी। इसकी 12 है तो इससे पहले वाले की कितनी होगी, 11 होगी। क्लियर है बात। जब इस व्यक्ति की 12 है तो इससे पहले वाले की पोजीशन कितनी होगी, 11। इससे पहले वाले की कितनी होगी, 10। इससे पहले वाले की कितनी होगी, 9। और उससे पहले वाले की कितनी हो जाएगी, 8। तो अब देखो अगर मैं बात करूं मोहित की, मोहित एक सिंगल पर्सन है। कैसा पर्सन है, सिंगल पर्सन है। मोहित कैसा पर्सन है, सिंगल, ठीक है। अब जो मोहित की इंफॉर्मेशन है वो मुझे लेफ्ट से कितनी मिल गई, 8 मिल गई ना। लेफ्ट से कितनी मिल गई, 8। मैंने अपना दिमाग यूज किया, मैंने अपना कॉमन सेंस यूज किया और मैंने क्या फाइंड कर लिया कि मोहित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी, 8 होगी। ये मैंने कॉमन सेंस का यूज करके फाइंड किया है, ठीक है। अब आपको सवाल में पहले ही दे रखा था कि मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 15। ये सवाल में दे रखा था मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 15। तो मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 15। लेफ्ट से है 8 और राइट से है 15। क्या मोहित की जानकारी दोनों डायरेक्शन से हो गई, क्या सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन दोनों डायरेक्शन से हो गई, दोनों साइड से हो गई, हाँ हो गई। मोहित की जानकारी, ये एक सिंगल पर्सन है मोहित, इसकी जानकारी लेफ्ट से भी होगी राइट से। तो फॉर्मूला लगा लूंगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट से कितनी है, 8, राइट से कितनी है, 15, -1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा टोटल, 15 में से 1 चला गया तो बचता है हमारे पास 14। 14 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 22। कितने आ गए टोटल बच्चे, 22। क्लियर है बात, ठीक है। 22 ही आया ना, हाँ जी 22 ही आया, ठीक है जी। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 22। ये जो आंसर था वो क्या था, मैक्सिमम।
ये जो आंसर है वो क्या है, मिनिमम। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। तो ध्यान रखना, दो तरीके से बच्चों को बैठा सकता हूं, टोटल मैक्सिमम और टोटल मिनिमम। अब बात करते हैं, मैंने कहा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इसमें जुगाड़ भी कर सकते हैं। जुगाड़ क्या है अब उसको देखते हैं। जुगाड़ को ध्यान से देखना, अब मैं आपको जुगाड़ समझा रहा हूं मिनिमम के केस का। किसका जुगाड़ है ये, मिनिमम का जुगाड़ है। आपको क्या करना है, पोजीशन का सम करना है। किसका सम करना है, पोजीशन का सम, सम ऑफ पोजीशन, सम ऑफ पोजीशन माइनस जितने लोगों की बात हुई, जितने पर्सन की बात हुई। ठीक है, सम ऑफ पोजीशन करना है। अब देखो, सम ऑफ पोजीशन का मतलब जो पोजीशन थी हमारे पास क्वेश्चन में दो ही पोजीशन थी, 12 और 15। रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 12, और मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 15। यही क्वेश्चन में मेंशन था बस। ठीक है, क्वेश्चन में केवल क्या मेंशन था, क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन था कि रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 12, और मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 15। तो मैंने कहा सम ऑफ पोजीशन, सम ऑफ पोजीशन, तो इन दोनों का सम कर लो। दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 27 आ गया, क्योंकि 12 और 15 27 हो गया। यहां भी हमको यही दिया था कि रवि की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 12, और मोहित की पोजीशन राइट से कितनी है, 15। ठीक है, तो 12 और 15, क्योंकि क्वेश्चन में तो बस यही दोनों वैल्यू दी थी, क्वेश्चन में केवल ये दोनों वैल्यू दी थी, तो 12 और 15 कितना हो गया, 27। अब मुझको माइनस क्या करना है, जितने पर्सन की बात हुई, तो माइनस करना है जितने पर्सन की बात हुई। तो कितने पर्सन की बात हुई है, एक तो रवि के बारे में बात हुई है, दूसरा मोहित के बारे में बात हुई है, और बीच में कितने बच्चे हैं, 3। तो टोटल कितने पर्सन की बात हुई, 5 की। टोटल कितने पर्सन की बात हुई, 5 की। 5 कौन कौन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तो रवि है, एक मोहित है, और बीच के ये 3 बच्चे हैं। तो रवि, मोहित और बीच के 3 बच्चे, टोटल कितने पर्सन की बात हुई, 5। तो मैं सीधे सीधे इसमें से 5 घटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। तो जुगाड़ समझ में आ गया होगा, ऐसे भी 22 आ रहा है, जुगाड़ से भी 22 आ रहा है, मैंने लिख दिया है। मिनिमम के केस में जुगाड़ से कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ पोजीशन करो। तो सम ऑफ पोजीशन किया तो 12 और 15 27, क्या माइनस कर दूंगा, जितने पर्सन की बात हुई। तो कितने पर्सन की बात हुई, 5, तो मेरा आंसर आ गया 22। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि अब ये ऑप्शन के ऊपर कैसे डिपेंड होता है। ठीक है, क्या बात करूंगा कि ये ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे डिपेंड होते हैं, वो ध्यान से देखना। तो अभी देखो, अब मैं अब ये चीज मिटा देता हूं। अब देखो, सॉल्व करके तो आपको दिखा दिया, तो ये चीज मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, अब आपको सारा समझ में आ गया। मैं आंसर लिख देता हूं यहां पर कि आपका मैक्सिमम से आंसर आया है 30। कहां लिख दूं, मिनिमम से आंसर तो 22 है, तो यहां लिख लेते हैं आपका, यहां नहीं लिखते। अब मैं बताता हूं टोटल मैक्सिमम। देखो, मिनिमम के अकॉर्डिंग 22 है, और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना है, आपका मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आंसर था कितना था, 30। मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या था, 30। अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपसे टोटल पूछा है, केवल क्या पूछा है, टोटल स्टूडेंट इन अ रो, तो अब आपका आंसर डिपेंड होगा ऑप्शंस के ऊपर। किसके ऊपर आपका आंसर डिपेंड होगा, ऑप्शन के ऊपर। अब मान लो डाटा, आप आंसर तो फाइंड कर चुके हो, टोटल पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, टोटल स्टूडेंट इन अ रो। तो आप मैक्सिमम के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हो और मिनिमम के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आंसर आया 30 और मिनिमम के अकॉर्डिंग आया है 22। फाइंड कर चुके हो। अब देखो, अगर ऑप्शन ये दिए होते A B C D, ये ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन देता आपको 29 30 25, नन ऑफ दीज, ये मैंने क्या लिख दिया, नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता केवल टोटल और आपको ये ऑप्शन दिए होते, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जब आपसे पूछेगा टोटल स्टूडेंट इन अ रो, तो आपको मैक्सिमम भी फाइंड करना है और मिनिमम भी फाइंड करना है, लेकिन आंसर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब आंसर में कौन सा मौजूद है, मैक्सिमम वाला। कौन सा मौजूद है, मैक्सिमम वाला, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिए होते A B C D, 29 31 25 नहीं 22, नन ऑफ दीज। अब यहां बच्चा गलती कर जाता है। बच्चा क्या गलती करता है,
बच्चे को केवल मैक्सिमम निकालना आता है। बच्चा क्या निकालता है? नॉर्मली मैक्सिमम निकालता है। तो बच्चा देखेगा कि ऑप्शन में 30 नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आंसर क्या है? 30। तो बच्चा देखता है ऑप्शन में 30 नहीं है और क्या टिक कर देता है? नन ऑफ दीज। क्या टिक कर देता है? नन ऑफ दीज। और ये उसका गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने कहा जब टोटल पूछे, जब आपसे क्या पूछे? टोटल पूछे, तो पहले आप आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालोगे? मैक्सिमम के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन में जब मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है तो आपका क्या फर्ज बनता है कि अब आप किसके अकॉर्डिंग निकालो? मिनिमम के अकॉर्डिंग निकालो। समझ गए? तो हमने मिनिमम के अकॉर्डिंग पहले ही निकाल रखा है, 22 है। तो ध्यान रखना यहां पे हम नन ऑफ दिस टिक मत कर देना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है? टोटल स्टूडेंट। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये गलती कर देता है जल्दबाजी में। इस वाले केस में वो आंसर क्या टिक कर देता है? नन ऑफ दिस टिक कर देता है और वो सरासर गलत हो जाता है। तो क्यों गलत हो जाता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे को एग्जाम में पूछा टोटल, तो आपने मैक्सिमम निकाला। टोटल मैक्सिमम कितना आ गया? 30। आपने आंसर 30 निकाला, ऑप्शन में 30 नहीं है, तो अब आपका एक फर्ज बनता है कि आप मिनिमम के अकॉर्डिंग निकालोगे। ठीक है, तो मिनिमम के अकॉर्डिंग कितना है? 22। ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर होगा 22। अगर मान लो यहीं पे आपको ऑप्शन ये दिए होते ए बी सी डी, 29, 31, 25, नन ऑफ दीज। अब अगर मैं इस वाले ऑप्शन में देखूं, ना तो मेरा आंसर मैक्सिमम के अकॉर्डिंग है, ना तो मेरा आंसर मैक्सिमम के अकॉर्डिंग है ऑप्शन में, ना ही मिनिमम के अकॉर्डिंग है। दोनों के अकॉर्डिंग नहीं है। मैक्सिमम के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, मिनिमम के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो मैं क्या टिक करूंगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, अब एक ऑप्शन और ले लेते हैं जो बच्चा पूछ लेता है, ए बी सी डी। अब मैंने दिया आपको जैसे 30, 31, 22, 25। बच्चा बोले सर दोनों आ जाए, तो मैक्सिमम भी आ जाए और मिनिमम भी आ जाए। तो भाई इस वाले केस में दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। दोनों में से क्या चुनना पड़ेगा? एक, क्योंकि मैक्सिमम भी मौजूद है और मिनिमम भी मौजूद है। ठीक है, और आंसर तो हमारे दोनों है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो दो को तो टिक कर नहीं सकता, दोनों को तो मैं टिक नहीं कर सकता एग्जाम में। तो कौन सा टिक करूं? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पहली अहमियत किसकी होती है? मैक्सिमम की होती है। पहली इंपॉर्टेंस किसकी होती है? मैक्सिमम की होती है। तो मैं किसको अहमियत ज्यादा दूंगा? तो मैं दोनों में से ज्यादा अहमियत दूंगा मैक्सिमम वाले आंसर को। किसको दूंगा? मैक्सिमम वाले आंसर को ज्यादा अहमियत दूंगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? 30। ठीक है, ये मैंने मजबूरी में टिक किया है। ये जो मैंने अभी 30 टिक किया है, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आंसर मेरा 30 भी है और आंसर मेरा 22 भी है। तो मेरी मजबूरी है, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जैसे मान लो कभी आपको बीबी और गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चुनना पड़ जाए, तो जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उसी को चुनोगे। तो आप किसको चुनोगे? बीबी को चुनोगे। ठीक है, अब गर्लफ्रेंड को चुनोगे तो ना धोबी घर का रहेगा ना घाट का। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैक्सिमम के अकॉर्डिंग भी आंसर है और मिनिमम के अकॉर्डिंग भी आंसर है। तो आप मजबूरी में किसको चुनोगे? किसकी अहमियत ज्यादा दोगे? मैक्सिमम को। समझ गए? तो मजबूरी है, फंस गए बीबी और गर्लफ्रेंड के बीच में, तो अहमियत किसको ज्यादा देनी है? मैक्सिमम वाले को। ध्यान रखना। तो आंसर में क्या टिक करके आऊंगा एग्जाम में? 30। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको आंसर ऑप्शन ये दिए होते, तो ये मैं मिटा देता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ये दिए होते, ए बी सी डी, 30, 31, 22, कैन नॉट डिटरमाइन, क्या दिया होता? कैन नॉट डिटरमाइन। तो अब देखो यहां पे इस वाले ऑप्शन में परफेक्ट आंसर क्या रहेगा? कैन नॉट डिटरमाइन। कि भैया मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आंसर 30 भी है और मेरा आंसर 22 भी है। समझ रहे? यहां मेरी मजबूरी थी, इस वाले ऑप्शन में मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास इस वाले ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन नहीं था। तो मजबूरी में किसी एक को चुनना है, तो मैंने किसको चुना? मैक्सिमम वाले आंसर को ही चुनूंगा। किसको चुनूंगा? मैक्सिमम वाले को। लेकिन यहां पे मेरे पास परफेक्ट आंसर है कैन नॉट डिटरमाइन, कि मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, मैं जज नहीं कर पा रहा कि अब मैं मैक्सिमम लगाऊं या मिनिमम लगाऊं। तो अब इन दोनों को मैं किसी को टिक नहीं करूंगा, मैं किसको टिक करूंगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ये परफेक्ट आंसर है, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि मैक्सिमम भी मौजूद है और मिनिमम भी मौजूद है। क्लियर है? अब देखो यहां पे मान लो अगर आपके ऑप्शन ऐसे आ जाते, ये तो सब मिटा देता हूं, जुगाड़ तो आप सीख ही गए होगे। ठीक है, जुगाड़ कैसे फाइंड करना आप सीख चुके हो। मैं बोर्ड पे एक एक वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखो अगर यहीं पे आपको ऑप्शन ऐसे दिया होता, ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी डी दिया होता, तो यहां पे ऐसे दिया होता 30, 22, आइदर ए और बी
ठीक है, यहां दे देता कैन नॉट डिटरमाइन। तो अब आप आंसर क्या लगाओगे, आइदर ए और बी। क्या लगाओगे, आइदर ए और बी। ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, समझ रहे हो, परफेक्ट ऑप्शन मौजूद है, आइदर ए और बी। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको जो ऑप्शंस लिखाए हैं, ये तो ये किस केस के लिए हैं, जब एग्जाम में आपसे केवल क्या पूछे, टोटल पूछे, केवल क्या पूछे, टोटल। तो जब आपसे सिर्फ टोटल पूछेगा तो आपके आंसर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब टोटल पूछता है तो ऐसे केस में मुझे मैक्सिमम भी फाइंड कर सकता हूं और मिनिमम भी फाइंड कर सकता हूं, दोनों फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे कुछ नहीं बोला कि टोटल मैक्सिमम या टोटल मिनिमम। ओके, तो ध्यान रखना, जब एग्जाम में केवल टोटल पूछे तो उस केस में मैक्सिमम के अकॉर्डिंग भी आंसर हो सकता है और मिनिमम के अकॉर्डिंग भी आंसर हो सकता है। डिसाइड कैसे होगा, ऑप्शन से। डिसाइड कैसे होगा, ऑप्शन से। हां, अगर आपसे एग्जाम में केवल पूछा होता, क्या एग्जाम में पूछा होता, फाइंड आउट टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट इन आर ओ, टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट इन आर ओ, तो अब आपका एक ही आंसर होगा 30। क्या आंसर होगा, ओनली 30, केवल आंसर क्या होगा 30। अगर क्वेश्चन में आपसे यह पूछा होता यहीं पे, फाइंड आउट टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन आर ओ, टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन आर ओ, तो अब इस वाले केस में आपका आंसर क्या होगा, टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन आर ओ। तो इस केस में आपका केवल एक ही आंसर होगा, केवल एक ही आंसर 22। समझ गए, तो ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड आउट टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट इन आर ओ, तो आपका एक ही आंसर होता 30। अगर पूछा होता फाइंड आउट टोटल मिनिमम स्टूडेंट इन आर ओ, तो आपका एक ही आंसर होता 22। लेकिन जब टोटल पूछेगा तो आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हो और मिनिमम भी, और ऑप्शन आंसर किससे डिसाइड होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको टोटल फाइंड करना सिखाया, ठीक है, सिंगल पर्सन पे भी सिखाया और 2 और मोर देन 2 पर्सन पे भी सिखाया, ठीक है। और तो मैंने आपको टोटल बता दिया। लेफ्ट और राइट से पोजीशन निकालना बड़ा सिंपल है। लेफ्ट और राइट से पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। तो ध्यान रखना, जब भी सिंगल पर्सन की बात हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। और जब 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं उसमें मैं आपको टोटल फाइंड करना अच्छे से सिखा दिया। ध्यान रखना, जब एग्जाम में केवल टोटल पूछे तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और मिनिमम भी, लेकिन जब पूछेगा टोटल मैक्सिमम तो टोटल मैक्सिमम निकालना है, जब पूछेगा टोटल मिनिमम तो टोटल मिनिमम निकालना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन के बारे में, ठीक है। तो अभी मैंने आज की वीडियो में क्या क्या करा दिया, टोटल स्टूडेंट इन आर ओ और लेफ्ट और राइट से पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन के बारे में और एक आध लॉजिकल क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।